आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हम लोग आयनिक सॉलिड के टाइप्स की बात करेंगे आज वाले लेक्चर में। तो कितने तरह के आयनिक सॉलिड होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनको कुछ स्टैंडर्ड टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है, कुछ स्टैंडर्ड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप होता है आयनिक सॉलिड में, वो रॉक सॉल्ट टाइप का आयनिक सॉलिड होता है ना। तो इसमें पहली हेडिंग आपको यही लिखनी है, रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड, है ना। क्या लिखनी हेडिंग? रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड। रॉक सॉल्ट एक्चुअली NaCl का कॉमन नेम होता है। रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? रॉक सॉल्ट इज ए कॉमन नेम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम होता है, और यही इसका प्रिंसिपल एग्जाम्पल है ना। जितने भी आयनिक सॉलिड है उसमें एक आयनिक सॉलिड को सबसे प्रिंसिपल एग्जाम्पल मान लिया जाता है। ठीक है, और उस टाइप के ढेरों और भी सॉलिड होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग उस टाइप के सॉलिड की बातें उसी के नाम से लेकर रिलेट करके की करेंगे। ठीक है, तो रॉक सॉलिड में सोडियम क्लोराइड तो आता ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आयनिक सॉलिड आते हैं, जिसमें NaCl इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन से आते हैं सॉलिड, है ना, एग्जाम्पल के बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल है एल्कली मेटल के हैलाइड्स आ जाते हैं। हाँ, लेकिन सीजियम को छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्ट सीजियम। सीजियम के हैलाइड रॉक सॉल्ट में नहीं आते हैं, वो भी एक पढ़ेंगे, सीजियम क्लोराइड टाइप सॉलिड में आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एल्कली मेटल हैलाइड में देखिए, सोडियम का कोई भी हैलाइड ले लीजिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्लोराइड ही होना चाहिए, सोडियम के साथ अगर ब्रोमाइड जुड़ गया या आयोडाइड जुड़ गया, है ना, तो भी ये रॉक सॉल्ट टाइप के ही सॉलिड होंगे। ठीक है, ऐसे ही अच्छा आप पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम का क्लोराइड लिख लीजिए, पोटेशियम का ब्रोमाइड लिख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड लिख लीजिए, ये भी आपके रॉक सॉल्ट टाइप के सॉलिड है। और रुबिडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम बैठा ना एल्कली मेटल में, तो रुबिडियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी रॉक सॉल्ट टाइप के ही स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करते हैं। इन सभी का स्ट्रक्चर कैसा है? रॉक सॉल्ट टाइप का है। ठीक है, अच्छा, और कौन से एग्जांपल है? सेकंड एग्जांपल है ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर बेटा आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई ऑक्साइड दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताइए इसमें किस टाइप की पैकिंग है, किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, तो इनका भी रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। अब देखिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, है ना। इसमें बेरिलियम से बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा जी, आपको पता ही है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, है ना, इनके आप ऑक्साइड बना डालो। इनके क्या बना लिए? ऑक्साइड। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड लिख लीजिए, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड ये एग्जांपल इसके बन रहे हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, इनका भी रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक, क्लियर है ना। तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए? हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल एज वेल एज ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और तीसरा एक एग्जांपल और बनता है सिल्वर के हैलाइड्स में। लिख लीजिए, सिल्वर के दो हैलाइड रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं, AgCl, AgI को मत दीजिएगा, AgI जिंक ब्लेंड टाइप का होता है। सॉरी, AgI को हटाना है, लिखना नहीं, AgCl एंड AgBi एक्सेप्ट, लिख लीजिए AgI। ठीक है, तो इनका भी कैसा स्ट्रक्चर होता है? रॉक सॉल्ट टाइप का होता है। और एक इसमें चाहो तो अमोनियम क्लोराइड भी ऐड कर दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी रॉक सॉल्ट टाइप होता है। जबकि अमोनियम आयन कोई एल्कली मेटल आयन नहीं है, लेकिन उसका एग्जांपल सिमिलर है, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया। अमोनियम क्लोराइड भी नहीं, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब उसी में लिख लेना। तो ये जितने भी थर्ड वाली कैटेगरी का नाम हैलाइड्स ऑफ सिल्वर होगा ना? कौन सा बेटा? थर्ड वाली कैटेगरी का नाम हैलाइड्स ऑफ सिल्वर होगा ना? हाँ हाँ हाँ, थर्ड कैटेगरी में लिख सकते हैं आप लोग हैलाइड ऑफ सिल्वर, लेकिन उसमें AgI को छोड़ना होगा, है ना। अच्छा, फ्लोराइड भी छोड़ने होंगे। ठीक है, इनके फ्लोराइड भी नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो
अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा आ सकता है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं इनमें कोई भी आपको ऑप्शन में डाल के पूछ सकता है कि बताओ कि इनमें कौन से सॉलिड ऐसे इनका रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बता लेंगे कि नहीं? क्लियर। अब आते हैं कि रॉक सॉल्ट टाइप का सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। अब देखो जितने भी आयनिक सॉलिड हैं उसमें दो डिफरेंट स्पेसीज हैं, एक उसका कटायन है एक उसका एनायन। तो NaCl में एनायन आपके क्लोराइड आयन है और कटायन आपका सोडियम आयन है। तो इनकी पैकिंग कैसे होती है, इनकी लैटिस साइड हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये किसी आयनिक सॉलिड में एनायन कटायन डिफरेंट इनकी लैटिस साइड्स होती है। अच्छा, कटायन होते हैं स्मॉलर, छुटकू टाइप के होते हैं, तो ये हमेशा कोई ना कोई क्या ऑक्यूपाई करेंगे, वायर्स। लास्ट क्लास में जो वायर पढ़े थे है ना, तो वो कोई ना कोई वायर ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जो क्लोराइड जो बिगर आयन होते हैं वो मेन लैटिस ऑक्यूपाई करते हैं। मेन लैटिस जैसे FCC पैक्ड हो जाएंगे, पता लगा सिंपल क्यूबिक पैक्ड हो जाएंगे। मेन लैटिस हमेशा बिगर आयन बनाएंगे और उस मेन लैटिस में जो वायर जनरेट हो रहे होंगे उन वायर पर आके छोटे कटायन आके पैक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो NaCl का पैकिंग अगर बात करें तो इसमें क्लोराइड आयन FCC पैक्ड होते हैं। तो इसमें आपको यही लिखना है क्लोराइड आयन और FCC पैक्ड। क्लोराइड आयन कैसे पैक्ड होते हैं, FCC पैकिंग होती है। रॉक सॉल्ट टाइप का कोई भी आयनिक सॉलिड दे दिया जाए, यहाँ तो हम लोग सबसे मेन एग्जांपल की बात कर रहे हैं NaCl, या फिर ऊपर लिखे हुए जितने भी एग्जांपल है उनमें एनायंस ऐसे आप लिख लो कि जरूरी तो है नहीं कि हमेशा क्लोराइड आयन ही दिखे। रॉक सॉल्ट टाइप का कोई भी सॉलिड उसमें जो एनायन होगा वो कैसे पैक हो रहा होगा, FCC पैकिंग कर रहा होगा, है ना। FCC पैकिंग का मतलब समझ रहे हो, वो क्यूब में कहाँ कहाँ बैठा होगा, ईच कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। तो FCC पैकिंग का मतलब ही ये है कि क्लोराइड आयन कॉर्नर पे भी होंगे प्लस फेस सेंटर पे भी होंगे। ठीक है, अब सोडियम आयन की बात करते हैं, मतलब कटायन की बात करते हैं कि रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड में कटायन कहाँ बैठते हैं। तो कटायन जो FCC पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वायर डेवलप हो रहे हैं, है ना, उस FCC क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग में OV TB दो तरह के वायर बनते हैं ना, तो FCC पैकिंग में OV जो बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर, वो सारे के सारे कौन ऑक्यूपाई करता है, सोडियम आयन। ठीक है, तो सोडियम आयन कहाँ बैठ जाता है, सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वायर। सोडियम आयन कहाँ बैठ जाता है, वो ऑक्टाहेड्रल वायर पे आकर पैक होगा। सोडियम आयन कहाँ पैक होगा, ऑक्टाहेड्रल वायर पे आके बैठेगा। ठीक है, क्लियर है, बोलो इतनी बात आई समझ। तो ये आपको पैकिंग समझ में आनी चाहिए। रॉक सॉल्ट टाइप के जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें एनायन FCC पैक होते हैं और कटायन उस FCC पैकिंग में जो ऑक्टाहेड्रल वायर बन रहे होते हैं उसे आकर पैक कर देते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग जेड निकालेंगे कि क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट में जेड कितना आएगा और सोडियम आयन के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्लोराइड आयन हमारा FCC पैक है, FCC पैकिंग का जेड कितना होता है, 4 होता है ना। एक बहुत बढ़िया, कॉर्नर से 1/8 × 8 और फेस सेंटर से एक फेस सेंटर से हाफ, और टोटल कितनी फेस होती है 6। तो क्लोराइड आयन के स्पेक्ट जेड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा ये आप लोग बता दो सोडियम आयन के स्पेक्ट जेड कितना आएगा, 4 आएगा, गुड है ना। ऑक्टाहेड्रल वायर में 8 होना चाहिए लेकिन मैंने बोला उल्टा करना है तो उसमें 4 बोल देना। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जेड बात कर ली। जेड क्या होता है, जेड हमें ये बता रहा है कि एक यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूब के अंदर पूरे 4 आ जाएंगे क्लोराइड आयन और पूरे 4 क्या आ जाएंगे सोडियम आयन। एक कमरे के अंदर 4 सोडियम आयन इफेक्टिवली आ जाएंगे और 4 क्लोराइड आयन इफेक्टिवली आएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा है कि फॉर्मूला यूनिट बताइए NaCl का फॉर्मूला यूनिट। तो देखो फॉर्मूला यूनिट जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। तो सोडियम का जेड कितना आया 4 और Cl का भी जेड क्या है 4। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। इसमें 4 कैंसिल मत कीजिएगा, अगर आपने 4 कैंसिल कर दिया तो वो तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ये आपका फॉर्मूला यूनिट होता है NaCl सॉलिड का, Na4Cl4।
अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, एक ऑप्शन में डाल दे Na2Cl2, एक में Na6Cl6, एक में Na4Cl4, एक में Na8C, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दे। तो ध्यान रखना है कि दोनों का Z44 आता है, और ये बस तभी याद आएगा जब आपको पैकिंग पता होगी। सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोराइड एंड FCC पैक है, तो FCC पैकिंग में Z कितना आता है 4, और ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं सोडियम आयन, तो उनका भी Z4, तो ऑटोमेटिक आप फॉर्मूला बना ले जाओगे, है ना। फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा Na4Cl4। बोलो क्लियर है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर इसमें हम लोग रिलेशन निकालेंगे R प्लस R माइनस और A में। ये क्या है, R प्लस मतलब रेडियस ऑफ कटायन, ठीक है, क्योंकि हम लोग आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें कटायन भी होगा एनायन भी होगा। तो R प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ कटायन, R माइनस रेडियस ऑफ एनायन, और A क्या है, एज लेंथ है। तो अब हम लोग को रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ में रिलेशन, ए क्या है, ए क्या है, बहुत बढ़िया कृपा की तुमने पूछ के, ठीक है। ए है एज लेंथ, पूरा चैप्टर खत्म होने आ रहा है। ए नहीं समझ में नहीं आया था आपने क्या बोला इसलिए। चलो अब तो समझ आ गया। ए है एज लेंथ, है ना, क्यूब की एज लेंथ, तो स्मॉल ए जो होता है वो एज लेंथ होती है। अब देखो इसका रिलेशन निकालना है, तो एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाना होगा। ये जो राइट साइड देख रहे हैं ये मैंने एक फेस दिखाई है FCC पैकिंग की, ठीक है। अब इस फेस को आप क्या करो, FCC पैक करो। जब FCC क्लोराइड आयन से FCC पैक करो, तो कैसे पैक होंगे क्लोराइड आयन, बताओ भाई। 4 कॉर्नर पे रखेंगे और सर फेस सेंटर। हाँ बहुत बढ़िया, 4 कॉर्नर पे हमें पैक करने होंगे, एक फेस सेंटर पे पैक करना होगा, है ना। तो सब बराबर साइज के ही होने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है, तभी वो डायग्राम परफेक्ट बन पाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आप लोग भी बनाइए साथ, ठीक है। ये मैं एक फेस को FCC पैक कर रहा हूँ। ये सब क्लोराइड आयन है, ये जो बड़कू आयन देख रहे हैं ये बिगर साइज के एनायन है, ये सब क्लोराइड आयन है। ये हो गई हमारी फेस FCC पैक, क्लोराइड आयन से क्या हो गई, FCC पैक हो गई, ठीक है। अब सोडियम आयन कहाँ पे आके बैठेंगे, एच सेंटर और बॉडी सेंटर। हाँ, एच सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, बहुत बढ़िया। सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ लोकेट होते हैं, हर एक एज के सेंटर में, 12 एज होती है क्यूब में, तो हर एक एज के सेंटर में एक बॉडी सेंटर में बैठ जाता है, ठीक है। तो खैर बॉडी सेंटर वाला तो यहाँ हमें नहीं दिखाना है, हमें तो इस फेस में बस दिखाना है। तो इस फेस में ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहे होंगे हर एक एज के सेंटर पे, तो हर एक एज के सेंटर में छुटकू टाइप आयन बैठा हुआ, और वो तीनों को टच करना चाहिए सर, है ना। ऐसे ही बनाते चले जाओ, तो कहीं पे वो छोटा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि एटम का साइज थोड़ा डिफर हो गया बनाते समय। आप लोग कोशिश करिएगा कि बराबरी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्मॉलर आयन है ये सब क्या है, सोडियम आयन, है ना। ये छुटकू वाले आयन क्या है, सोडियम आयन, और ये जो बड़कू आयन है वो है क्लोराइड आयन। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। यस। अब रिलेशन बस बताना है हम लोग को। तो आप कोई एक एज पकड़ लो ये फेस की, तो इसकी पूरी एज लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल है क्या, हाँ, और इसका हाफ कर दो, जस्ट इसका क्या कर दो, हाफ, तो एज लेंथ का हाफ कितना हो जाएगा, A/2 हो गया भाई, ये हो गया हाफ, तो ये A/2 हो गया, और ये किसके बराबर आ रहा है बताओ, कैपिटल R प्लस स्मॉल R। हाँ ये आएगा रेडियस ऑफ एनायन प्लस आर माइनस, हाँ, और प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रेडियस एनायन की है और ये कैटायन की है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा।
तो ये आपका रेडियस ऑफ एनायन और प्लस रेडियस ऑफ कैटायन का सम किसके बराबर आ रहा है, a/2 के बराबर आ रहा है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड में रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ में जो रिलेशन आता है वो क्या रिलेशन आता है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस, अच्छा वो सोडियम आयन क्लोराइड आयन की जगह जो भी आयनिक सॉलिड का नाम लेगा वो आप रख देना। तो ये आपका रिलेशन बन गया भाई। रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड में अगर कोई आपसे इसमें छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, उसमें आपको सोडियम आयन की रेडियस दे देगा, एजलेन दे देगा, क्लोराइड आयन की रेडियस पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको आगे, ठीक है। बोलो भाई, है ना। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मेटालिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग आयनिक सॉलिड में पढ़ते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं ना। वैसे एफसीसी पैकिंग में 12 होता है, लेकिन आयनिक सॉलिड में जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कैटायन के रिस्पेक्ट में अलग बात करेंगे और एनायन के रिस्पेक्ट में अलग बात करेंगे। मतलब क्योंकि कैटायन की पैकिंग अलग तरीके से हो रही है और एनायन की पैकिंग अलग तरीके से, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन एनायन दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यूज आया करेंगी, ठीक है। और इसको हम लोग थ्योरी में ऐसे लिख देते हैं, A:A, इस तरह से लिख देते हैं। अच्छा, A मतलब कोई लेंथ नहीं है, वो कोई नंबर होगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे ये जो पहला लिखा हुआ है ये कैटायन के रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये किसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कैटायन, ठीक है। A:A ना लिख के X:I लिख लो यार। आप लोग कहोगे कि A तो अभी एजलेन बताई थी, ठीक है। और Y क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू एनायन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कि NaCl में सोडियम आयन के रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका मतलब समझ लो कि एक सोडियम आयन के नियरेस्ट नेबरिंग क्लोराइड आयन कितने, एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं। और ऐसे ही क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट में जब निकालना होगा तो ये देखेंगे एक क्लोराइड आयन को कितने सोडियम आयन टच कर रहे हैं, उसके नियरेस्ट नेबरिंग सोडियम आयन कितने हैं। तो ये जब अभी देखो, ये आप लोग अभी डायग्राम से ही समझोगे, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6:6। NaCl का कोऑर्डिनेशन में कितना आता है, 6:6। मतलब क्या है, एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे होते हैं, है ना। 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। उसके जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं क्लोराइड आयन वो 6 होते हैं। और ऐसी क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट में भी एक क्लोराइड आयन को भी 6 सोडियम आयन उसके नियरेस्ट नेबर्स देखे जाते हैं। तो वो 6:6 आता है। देखो उसको डायग्राम से समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। ये एक डायग्राम आपको दिखाया गया, ये NaCl का डायग्राम है। NaCl पैकिंग को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब वो बेटा समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा बीच में चल रहा है चैप्टर, है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक बड़ा सा क्यूब दिखाया गया और इस क्यूब में आप देखो कुछ एटम रेड कलर के दिखाए गए, कुछ एटम ब्लू कलर, ठीक है। अब किसी एक को देखो, पहले ये ब्लू वाले देखो, तो ब्लू वाले ऐसा नहीं लग रहा है कि FCC पैक्ड है। देखो ब्लू वाले क्यूब के कॉर्नर पे है प्लस फेस सेंटर में भी, ऐसे हर एक कॉर्नर देखो 8 तो कॉर्नर पे दिख जाएंगे और 6 आपको फेस सेंटर पे दिख जाएंगे, है ना, दिख रहा है। तो ब्लू एटम देखा जाए तो ब्लू एटम बेटा यहाँ पे क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर के जो एटम है किस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रेड वाले जरा देखो, रेड आयन, रेड कलर के एटम वो एज सेंटर पे बैठे हैं कि नहीं, और एक बॉडी सेंटर में बैठा हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल बैंड ऑक्यूपाई कर रहा है एक तरह से। ऑक्टाहेड्रल बैंड एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर मिला के होते हैं ना। तो ये सब जो रेड कलर के दिखाए जा रहे हैं ये सब क्या है, सोडियम है, ठीक है।
तो ब्लू कलर के एटम क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डायग्राम में, रेड वाले सोडियम आयन को। अब आप क्या करो, किसी एक क्लोराइड आयन को के रिस्पेक्ट में जरा देखो, जैसे ये वाला कॉर्नर वाला ले लेते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट देखो कि इसको कितने सोडियम आयन टच कर रहे होंगे इस डायग्राम में। बताओ एक क्लोराइड आयन को कितने सोडियम आयन टच कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि देखो यहाँ पे एक क्लोराइड आयन को वो सोडियम आयन टच कर रहे होंगे जो उससे a/2 डिस्टेंस पे लाई कर रहे होंगे। जैसे ये वाला देखो, ये वाला a/2, क्योंकि ये सोडियम है, यहाँ छोटे छोटे दिखाए गए, लेकिन ऊपर वाला डायग्राम में देखो तो कॉर्नर वाला टच करता है ना। तो ये वाला क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन को टच कर रहा होगा, क्योंकि इससे वो a/2 डिस्टेंस पे। ऐसे ही इसको भी टच कर रहा होगा और ऐसे ही इसको भी टच कर रहा होगा। तो 3 तो पकड़ में आ गए इसी क्यूब के अंदर, है ना। और 3 और होंगे, क्योंकि अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है तो इसको एक्सटेंड कर दे हम लोग, तो इसके पड़ोस में भी तो एक ऐसा ही रखा होगा, सेम ऐसा ही NaCl का यूनिट से, और उससे भी a/2 डिस्टेंस पे एक एटम होगा कॉर्नर पे, होगा कि नहीं। वो उसको टच कर रहा होगा। हाँ, वो रेड कर दो, क्योंकि आपका कौन सा होगा वो सोडियम है। एक इधर बैठा होगा, एक जेड एक्सिस पे एक्सपेंड कर दो तो इधर होगा। तो एक क्लोराइड आयन जो है बेटा कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है? 6 सोडियम आयन से सराउंडेड, ठीक है। अब ऐसे ही सोडियम आयन के रिस्पेक्ट में देख लीजिए। सोडियम आयन आप ऐसा करो, ये वाला देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखना थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे वो दाएं बाएं के बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे। ये जो बॉडी सेंटर में बैठा है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये सोडियम आयन है। तो ये दो तो फेस सेंटर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जो ये 2 फेस सेंटर है, इन दोनों क्लोराइड आयन को टच कर रहे होंगे। 2 ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो 2 ये जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये 6 एटम को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। Yes. यहाँ पे एटम छोटे छोटे दिखाए गए, इससे लग रहा है कि वो टच नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि वो टच कर रहे हैं। a/2 डिस्टेंस पे जो एटम है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है NaCl का, वो 6:6 आता है। इसको अब यही है कि एक बार समझ तो लिया ही है, अब इसको याद ही कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाने तो बैठोगे नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद ही रखना कि या तो आप जिस रूम में बैठना उस रूम में सोच लेना कि भाई बॉडी सेंटर में एक होगा सोडियम आयन, तो a/2 पे यहाँ क्लोराइड आयन को टच कर रहा होगा, इस फेस सेंटर एक इस वाले फेस सेंटर, फिर a/2 यहाँ पे होगा, इसी को पीछे एक्सटेंड कर a/2 ऊपर a/2 नीचे, दिख रहा है। ऐसे ही क्लोराइड आयन की सिमेट्री होती है, तो एक की रिस्पेक्ट में 6 आ रहा है तो दूसरे रिस्पेक्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। हाँ बोलो सर, इसमें x:y वाले रेशियो में सर x जो है वो ये देखेंगे ना कि सर एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से जो है सराउंडेड है, फिर सर y में देखेंगे एक क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से सराउंडेड। सर यही बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है। x वो नंबर है, मतलब एक सोडियम आयन को या एक कैटायन को कितने क्लोराइड आयन या कितने एनायन सराउंड कर रहे हैं उस पैकिंग में, उस नंबर को x बोला जा रहा है। और y वो नंबर ऑफ एनायंस है, वो नंबर ऑफ कैटायंस है जो किसी एक एनायन को 3D में या उस क्लोज पैकिंग में टच कर रहे होंगे या नीयरेस्ट नेबर्स होंगे, है ना। तो वही है जो आप कह रहे हो, वही है। अच्छा, एक इसमें फिर आता है रेडियस रेशियो। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कि अगर कोई कैटायन किसी भी आयनिक सॉल्यूट में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई करता तो उसकी रेडियस रेशियो रेंज क्या आएगी ऑक्टाहेड्रल में? ये आएगी 0.414 से लेकर 0.7, है ना। तो ये बात, ये जो रेंज है, बोलते हैं कि ऊपर आपने जितने भी एग्जांपल देखे हैं, ये जितने भी एग्जांपल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये जितने भी रॉक सॉल्ट टाइप के एग्जांपल है, ये रेडियस रेशियो की रेंज सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब इनमें से किसी को भी रैंडमली पिक कर लो आप, तो उसमें कैटायन और एनायन का रेडियस का रेशियो उसी रेंज में बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही? मतलब आपसे उल्टा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई पिक करके दे दे तो पूछे इसकी रेडियस रेशियो की रेंज क्या है। जैसे बोलते हैं कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में व्हाट इज द रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, 4 ऑप्शन बना दे, चारों में अलग अलग रेंज लिख के दे दे। तो आपको अगर इतना भी याद है कि ये MgO सर ने बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड है और ये रॉक सॉल्ट टाइप का पैकिंग करता है, और रॉक सॉल्ट टाइप में कटायन कौन सा आइडेंटिफाई करता है? OB। तो इसमें रेंज वही आएगी OB वाली, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सिंगल चॉइस पे ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना। हाँ कुछ कह रहे आयनिक सॉलिड में जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सबके लिए पढ़ेंगे, है ना। जैसे अभी तो NaCl पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद और पढ़ेंगे जिंक ब्लेंड पढ़ेंगे, तो सबके लिए, है ना। तो वो कोई भी आयनिक सॉलिड होगा, लेकिन ये जो 6:6 आ रहा है ये केवल रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड के लिए ही आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि बस सबके लिए इतना आएगा, वो बदल जाएगा, जैसे पैकिंग बदलेगी वैसे ये नंबर बदल जाएगा, है ना। अच्छा, एक ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अगर कोई पूछे कि एग्जैक्ट NaCl में बताइए एग्जैक्ट NaCl का रेडियस रेशियो कितना होता है, तो ये याद कर लेना NaCl को कि देखो इसका सबसे प्रिंसिपल एग्जांपल NaCl है। तो ये NCERT में दिया भी हुआ है, वो पूछा जा सकता है कि NaCl का रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या है, तो ये होती है 0.52, है ना। जबकि है ना, देखो ये वैल्यू इसी रेंज में आ रही नहीं आ रही, एग्जैक्ट NaCl की बात करें तो ये कितनी आ रही? 0.52। बोलो NaCl का बहुत हाँ क्या कह रहे हो? NaCl को छोड़ के और किसी के साथ में कुछ नहीं नहीं, इतना कोई गुण है याद कर सकता है, NaCl को छोड़ के और किसी का याद करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि वो ना आपसे पूछा जाएगा ना कोई बता सकता है। हाँ उसके लिए इतना जरूर बोल सकते हैं कि NaCl को छोड़ के अगर कोई रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड है तो उसका रेडियस इस रेंज में आएगा, लेकिन इस रेंज में कितना होगा एग्जैक्ट वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ NaCl का पूछा जा सकता है क्योंकि वो उसका सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है, रॉक सॉल्ट टाइप सॉलिड का मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आयन का आपस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इससे नहीं डिफाइन है थोड़ा क्योंकि सा वो ऊपर कर टच दीजिए। नहीं कर। हाँ क्या कह रहे थे बताओ बेटा? सर यहाँ पे सोडियम आयन का आपस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इससे नहीं डिफाइन है क्योंकि वो टच नहीं कर रहे। हाँ वो टच नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन ही क्या होती थी? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विद रिस्पेक्ट टू एन एटम और आयन, किसी एक एटम या आयन के सबसे नजदीकी पड़ोसी का क्या नंबर है ना, निकटतम पड़ोसी का नंबर। तो कटायन एनायन कटायन कटायन कांटेक्ट होता ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं होगी, है। कटायन, एक कटायन कितने के सराउंडिंग में कितने एनायंस हैं वो उसका नियरेस्ट नेबरिंग हो जाएगा, और एनायन के रिस्पेक्ट में एक एनायन के नियरेस्ट नेबर्स कितने कटायन वो उसका होगा, ठीक है। तो यस बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन कर लीजिए। सी ऑप्शन है, जल्दी बता दीजिए। यस सर। The radius of sodium and chloride ion are 95 पिकोमीटर and 180 पिकोमीटर, ठीक है। आपको क्लोराइड सोडियम दोनों रेडियस दे दिया, आपसे एजेलिन पूछ रहा है NaCl की, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत जल्दी किया है, तो अच्छी बात, इतनी फास्ट कैलकुलेशन। तो पहली बात तो उसने NaCl की बात किया, तो NaCl में हम लोग जानते हैं रॉक सॉल्ट टाइप का सॉलिड है, और NaCl एग्जैक्टली रॉक सॉल्ट होता है, उसी को NaCl को बोलते ही रॉक सॉल्ट। तो सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R प्लस पर R इज इक्वल टू A/2। यहाँ आपको R प्लस R में दोनों ही दे दिया, A पूछ रहा है ना, तो बस हो गया क्वेश्चन। A इन दोनों का सम का डबल हो जाएगा, है ना। आप क्या बताया था? वो उस वाले फॉर्मूले डेंसिटी वाले क्वेश्चन, हाँ वो केवल उसी के लिए है। यहाँ पे तो जिस में दे रहा है उसी में निकाल देंगे। अगर पिकोमीटर में दे रहा है तो हम लोग पिकोमीटर में आंसर निकाल देंगे, यहाँ पे वो कंपलसरी थोड़ी ना।
ठीक है, बोलो भाई आ रहा है? सी आप लोगों ने बता दिया है, तो बिल्कुल सही बताया भाई। एक ये और बता दो, जब ये बता ही दिया है तो ये वाला भी अटेम्प्ट करना भाई। एनटीए में पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम, है ना। NaCl क्रिस्टल का 1 ग्राम ले रहा है मास, और उसमें क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी प्रेजेंट होगी। थोड़ा सा उसने घुमा के पूछा है, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। 1 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछती है। 1 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। बताओ कैसे करना है, तरीका बताओ, आंसर बात की बात है। मतलब क्या करेंगे, पहली लाइन क्या लिखेंगे, या क्या हमारा इसमें स्टेप होगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हाँ कैसे निकालेंगे बताओ। मोल निकाल के पहले मोल निकाल लेंगे NaCl के, ठीक है गुड। NaCl का मास डिवाइड बाय मोलर मास 58.5 करके मोल निकालेंगे, फिर Na से निकाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ 4 सर फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सर 1 यूनिट सेल में 4 NaCl आ रहा है। हाँ तो यही बस तरीका होता है। इसमें एक फॉर्मूला चलो आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए कभी भी ऐसे पूछा जाए नंबर ऑफ यूनिट सेल, है ना, एक फॉर्मूला लिख लो ये, लेकिन फॉर्मूला आयनिक सॉलिड के लगाना, या मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं। देखो फॉर आयनिक सॉलिड, या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आयनिक सॉलिड के लिए लगे। कभी भी आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछे आए, नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो आप पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना। लेकिन अगर आयनिक है तो एटम की जगह आयंस बोलेंगे, फिर वहां पे नंबर ऑफ आयंस निकाल लेना, कितने प्रेजेंट है उसके गिवन अमाउंट में, और डिवाइडेड बाय उस सॉलिड के जेड से डिवाइड कर देना, मतलब उस पैकिंग के जेड से, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला समझ सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने होंगे, और नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में। नंबर ऑफ आयंस किसी गिवन सैंपल में कैसे निकालते थे, पहले उसके मोल निकाल लेते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई उस पैकिंग के जेड से और डिवाइड कर देंगे। ये काम एक्स्ट्रा करना है आपको, ठीक है। अब मोल कैसे निकालते हैं, तो मास आपको दिया ही हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 1/58.5। NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5 है। और Na ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, 6 इंटू, अच्छा मोटा मोटा रखना, 6.023 के चक्कर में मत पढ़ना, 6 ही रख देना, आंसर काफी दूर दूर दिख जाएगा आपको, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जेड, NaCl में जेड हम लोग निकाला था Na4Cl4, मतलब एक क्यूबिक यूनिट से हमने 4 सोडियम है 4 क्लोराइड है पूरे पूरे, तो उसका जेड 4 का कॉमन ले लो, सीधे वो 4 ही लिखना, 8 मत लिख देना, क्योंकि वो किसी एक आयन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, तो है ना। अच्छा अगर 8 से डिवाइड करना, तो फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, क्यों, क्योंकि उसमें फिर कटायन एनायन दोनों की फिर बात करेंगे ना। इसमें आप या तो विद रिस्पेक्ट टू कटायन निकाल लो, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू एनायन निकाल लो, क्योंकि एक NaCl में 2 आयन है, एक सोडियम है एक क्लोराइड है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस तो इतने होंगे। अगर 2 मल्टीप्लाई करना तो फिर 8 से डिवाइड करना, 4 सोडियम 4 क्लोराइड
फिर 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक आयन के स्क्वायर निकालोगे तो क्या दिक्कत है, ऊपर आप मत करो 2 से मल्टीप्लाई और सीधे से 4 से डिवाइड कर दो, तो ये जितना भी आ रहा होगा चेक कर देना आप लोग, वही आंसर होगा। ठीक है सर इससे ए से मैच कर रहा है तो वो हाँ Yes. आप लोग ये आप लोग चेक कर लेना, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। जो भी फाइनल कैलकुलेशन से आंसर आ रहा होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। ठीक है, आगे बात समझ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉलिड है हमारा जिंक सल्फाइड टाइप सॉलिड, इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। इस ZnS का कॉमन नेम जिंक ब्लेंड भी होता है ना। जिंक ब्लेंड कहीं लिखा मिल जाए तो समझ आना इसी की बात हो रही है। ठीक है, जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड। तो जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड ये सेकंड कैटेगरी होती है, आयनिक सॉलिड में सेकंड कैटेगरी आती है ZnS टाइप सॉलिड। अब सबसे पहले तो वही बात है कि लैटिस साइड क्या होगी। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड में जो एनायंस होते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड इसका सबसे मेन एग्जांपल है, उसमें एनायन सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन इसमें FCC पैक्ड होते हैं। ठीक है, सल्फाइड आयन कैसे पैक्ड होते हैं, FCC पैक्ड होते हैं। जैसे NaCl में क्लोराइड आयन FCC पैक्ड थे, ऐसे इसमें भी सल्फाइड आयन FCC पैक्ड है। तो ये बात तो सिमिलर होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन डिफरेंस है उसके कटायन की पैकिंग में, है ना। और वहां पे सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो जिंक आयन होते हैं वो छोटे स्मॉलर साइज के होते हैं सोडियम के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से छोटे वाले वायर्ड मतलब टेट्राहेड्रल वायर्ड को ऑक्यूपाई करते हैं। उनके लिए सबसे सुटेबल वायर्ड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वायर्ड। और उसमें भी खास बात है वो 100% टेट्राहेड्रल वायर्ड नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जरूर लिख लीजिए, जिंक आयन ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्ड, अल्टरनेट टीवी पे बैठे होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। अल्टरनेट का आपको क्या आपके मन में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, अल्टरनेट का मतलब जस्ट 50% यहाँ पे आता है। मतलब जैसे टोटल टेट्राहेड्रल वायर्ड का जेड कितना होता है, 8 होता है, तो उसका 50% कर दो मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब जस्ट हाफ है, मतलब 50%, परसेंट में लिख लो 50%। तो आधे टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्यूपाई हो पाते हैं, आधे खाली रहते हैं, वहां पे कोई कटायन नहीं बैठा होता है। तो 50% टेट्राहेड्रल वायर्ड ही ऑक्यूपाइड रहते हैं जिंक आयन से। ये जो पैकिंग होती है, ये पैकिंग होती है किसमें, जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड में। ठीक है, तो सल्फाइड आयन FCC पैक है और जिंक आयन कहाँ पे पैक हो रहे हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्ड। अब दोनों का चलो जेड निकाल देते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड आयन का चलो आप ही बताओ कितना आएगा, 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सल्फाइड आयन हमारा FCC पैक है, FCC पैकिंग का जेड 4 होता है। फिर जिंक आयन का आप बताइए कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। हाँ गुड। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड अगर पूरे 100% ऑक्यूपाई किया होता तो आते 8, अब उसका भी हाफ मतलब 4। ठीक है ना। वैसे तो 8 होना चाहिए, लेकिन बेटा 50% ही ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं इसमें, तो बेटा 4 ही आ पाता है। तो इसमें जो जेड आ रहा है वो दोनों के रिस्पेक्ट में 4 आ रहा है, कटायन के रिस्पेक्ट में भी 4 आ रहा है और एनायन के रिस्पेक्ट में भी 4 आ रहा है ना। क्लियर हो रहा है। फिर सेम वही बात फॉर्मूला यूनिट की बात करने जा रहे हैं। जैसे NaCl में आया था Na4Cl4, इसमें भी इतना ही आ रहा है ना, सेम ही आ रहा है। तो जिंक ब्लेंड का भी फॉर्मूला यूनिट रॉक सॉल्ट टाइप का सॉलिड की तरह ही आ रहा है, Zn4S4। हाँ, वो 4 मत कैंसिल करना, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका, हाँ बोलो सर। इसमें हम लोग क्या उसका यूज करते हैं सर, वैलेंसी का सर, जैसे 2 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हाँ वैलेंसी, बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि वैलेंसी का जो रूल होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल होता है ना। जैसे वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग उससे
क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला यूनिट है ना, फॉर्मूला यूनिट को देख कर हम लोग कभी भी उसकी वैलेंसी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि Zn4S4 के हिसाब से तो लगेगा कि जिंक की वैलेंसी कितनी है 4+, जबकि वो गलत हो जाएगा सल्फर। ये रॉन्ग यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो जो फॉर्मूला यूनिट है वो कभी भी वो वैलेंसी के इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जो बेसिक स्टाइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हम लोग छोटी क्लासों में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए वैलिड होता है ना। तो यहाँ से वैलेंसी को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते फॉर्मूला यूनिट से, ठीक है। बोलो क्लियर है, इतनी बात समझ आई। फिर इसके बाद ये रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन इन एजेलेट, है ना। जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड में इन तीनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एक ये क्यूब बना हुआ है, एक चाहो तो ये क्यूब बना भी लीजिए आप लोग, ठीक है। इस क्यूबिक यूनिट सेल में, इस क्यूबिक यूनिट सेल में, इस क्यूबिक यूनिट सेल में आप मुझे ये बताओ कि सल्फाइड आयन कहाँ पे पैक होंगे, कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर, है ना, क्योंकि सल्फाइड आयन FCC पैक्ड है। तो ऐसा करते हैं, कोई एक दिखा देता हूँ मैं आपको, एक आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक से आप लोग समझ जाओगे। मैंने क्या किया, इसका ये वाला जो नंबर 1 वाला कॉर्नर है यहाँ पे बैठा दिया सल्फाइड आयन, ठीक है। ऐसे वैसे खूब सारे और भी सल्फाइड आयन होंगे, लेकिन हमें मतलब अभी फिलहाल इसी को। अच्छा, अब बताओ सल्फाइड आयन कहाँ पैक होंगे, है ना, टेट्राहेड्रल वाइड पे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड मतलब समझ रहे हो, जैसे देखो एक आप बॉडी डायगोनल बनाओ, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टीवी बनते हैं, एक इस कॉर्नर से a/4 a√3/4 पे, एक नीचे वाले पे। तो एक बॉडी डायगोनल पे एक ही जगह बैठेगा ये, अगर मान लो यहाँ बैठ गया तो वो खाली रहेगा, अगर वहां बैठ गया तो ये खाली रहेगा, ये कहना मतलब है। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तो चारों में एक एक बैठेगा, ठीक है ना। तो जैसे इस बॉडी डायगोनल पे मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसने ऑक्युपाई कर लिया कौन सा वायर्ड, टेट्राहेड्रल वायर्ड, है ना। बोलो भाई, ये सल्फाइड है ना, वो जिंक है। तो आप बताओ कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a√3/4। हाँ बहुत बढ़िया, ये होगा बॉडी डायगोनल की लेंथ का 1/4 होगा a√3/4, और ये बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, है ना। इन दोनों का सम के बराबर होगा, बोलो भाई। यस। तो यहाँ रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं R प्लस R माइनस इज इक्वल टू a√3/4, ठीक है ना, क्योंकि जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो टेट्राहेड्रल वायर्ड वाले एटम को टच कर रहा होता है ना, और कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वायर्ड की जो डिस्टेंस होती है अलोंग बॉडी डायगोनल वो होती है a√3/4, है ना, क्योंकि पूरा बॉडी डायगोनल a√3 होता है, उसका 1/4। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा भाई, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड की बात हो रही हो किसी क्वेश्चन में, तो और इस इनमें से कोई 2 वैल्यू दे दे, तीसरी की वैल्यू पूछे, तो सीधे ये फॉर्मूला हम लोग लगा दिया करें, a√3 R प्लस R माइनस इक्वल टू a√3/4, ठीक है ना। इसके बाद हाँ बोलो, हाँ तो उसको ऐसा नहीं, इस रूम में समझाना थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को, कि इस रूम में 8 टीवी हों, ठीक है। एक इस कॉर्नर पे यहाँ पे आ रहा होगा, एक इस कॉर्नर से 2 सामने हो गए, एक नीचे वाला कॉर्नर से इसी के नीचे एक होगा, एक इस ये नीचे वाले कॉर्नर से यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, तो 2 ऊपर 2 नीचे,
4 ये हो गए, 4 इसके जस्ट पीछे, ठीक है, उन चारों कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, है ना। अब ये तो 8 हो गए। अब इसमें जिंक आयन कैसे बैठा होगा, तो अगर एक आपने जिंक आयन इधर बैठा दिया तो इसके जस्ट सामने वाले जो पीवी पे एटम है वो आपको बैकेंड में छोड़ दो, उनको छोड़ दिए, तो इसके जस्ट सामने यहाँ छोड़ दो, यहाँ नहीं बैठा दो, इसके जस्ट नीचे और इसके सामने एक होती है, तीनों को छोड़ दो, तो बचा कौन, डायगोनल वाला, तो यहाँ एक बैठा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट ये बैठेगा। ऐसे पीछे वाली फेस में अगर आपने इधर इधर बैठाला तो पीछे वाली फेस में ऐसे बैठेंगे, ठीक है ना, तो 4 बनेंगे। तो उसको डायग्राम में बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो समझ सकते हो आप कि एक बॉडी डायगोनल को एक ही आएगा अल्टीमेटली, ठीक है, ऐसे समझ लो कि एक बॉडी डायगोनल में वो एक आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है जिंक ब्लेंड का वो इतना आता है, 4:4 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4:4, ठीक है। आपको लग रहा है कैसे आ गया, तो देखो टीवी पे कोई भी एटम बैठा है, टीवी पे कोई भी एटम बैठा है तो वो कितने एनायन से सराउंडेड होता है, टेट्राहेड्रल इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। तो जैसे जिस भी टीवी पे जिंक आयन बैठा होगा वो 4 स्फीयर से तो सराउंडेड होगा ही, मतलब 4 सल्फाइड आयन से सराउंडेड होगा, ठीक है, हो गए नहीं। तो कैटायन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। अब एनायन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे एनायन ये सल्फाइड आयन, तो इस एनायन को भी 4 जिंक आयन ही टच कर रहे होंगे, वो कैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ कॉर्नर में जिंक आयन सल्फाइड आयन बैठा हुआ, ठीक है, और ये कॉर्नर कितने क्यूब के लिए कॉमन है, ये वाला कॉर्नर 4 के लिए कॉमन, इसके 4 क्यूब रखे हुए, तो क्यूब का एक कॉर्नर 8 क्यूब के लिए कॉमन है। और हर एक क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल बन रहा होगा, जैसे इस क्यूब के अंदर इस कॉर्नर से पास होने वाला ये बॉडी डायगोनल है ना, ऐसे पीछे वाले क्यूब में उससे पास होने वाला एक बॉडी डायगोनल होगा, 4 बॉडी डायगोनल नीचे वाले क्यूब में होंगे, 4 ऊपर होंगे, और उन 8 बॉडी डायगोनल में केवल 4 जगह जिंक आयन बैठा होगा। जैसे इस बॉडी डायगोनल में इधर बैठा है तो इसी बॉडी डायगोनल को पीछे एक्सटेंड करो तो वहां पे जिंक आयन मिसिंग होगा, ठीक है, क्योंकि जिंक आयन अल्टरनेट बैठे हुए हैं, तो वो अल्टरनेट वाली कहानी हर क्यूब के लिए वैलिड है ना, जो जिंक आयन का पैकिंग इस क्यूब के अंदर है वैसे ही बगल वाले क्यूब में है, वैसे इसके पीछे वाले क्यूब में है ना। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा कि इस ऐसे समझो कि इससे a√3/4 पे एक ये जिंक आयन यहाँ पे है ना, क्या हो रहा है भाई आगे, तो यहाँ पे भी एक जिंक आयन होना चाहिए है ना, लेकिन ये वाला फिर मिसिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्यूब ये एटम 8 क्यूब के लिए कॉमन है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में देखो तो और समझ में आ जाए, ये छोटू वाला डायग्राम, इसमें आप किसी एक छोटे से मिनी क्यूब को देखो, इसको मतलब वो पूरा बड़ा वाला मत देखो, जो छोटा वाला है, देखो इसमें आप किसी एक को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये छोटा वाला क्यूब देखो है ना, अब इसका ये वाला एटम है, ठीक है, इससे एक बॉडी डायगोनल इस क्यूब के अंदर बन रहा है, एक बॉडी डायगोनल इस क्यूब के अंदर बन रहा है, एक बॉडी डायगोनल यहाँ इस वाले क्यूब के लिए बन रहा है, एक इधर बन रहा है, 4 ऊपर वाले क्यूब के लिए बन रहे होंगे, इससे 8 बॉडी निकल रहे होंगे, और इसके 8 में से केवल 4 बॉडी डायगोनल पे ही जिंक आयन बैठा होगा, 4 जगह खाली होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव पे जैसे इस वाले बॉडी डायगोनल पे अगर बैठा है तो इसी को पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ मिसिंग होगा, अगर इधर बैठा है तो इधर वाला मिसिंग होगा, ऐसे बात समझ रहे, ऐसे केवल 4 से को ही टच कर पा रहा होगा, ठीक है। तो कैटायन के रिस्पेक्ट में भी 4 आता है और एनायन के रिस्पेक्ट में भी 4 आता है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या आता है वो 4:4 आता है, ठीक, क्लियर।
तो ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट है समझने वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो तो सिंपल है, देखो इसमें कैटायन कौन सा वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, टीवी। तो टीवी का रेडियस रेशियो का जो रेंज होता है वही जिंक ब्लेंड के लिए डिफाइन हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो का रेंज होता है 0.225 से लेकर 0.414। तो यही रेडियस रेशियो की रेंज जितने भी जिंक ब्लेंड टाइप के सॉलिड होंगे सभी के लिए वैलिड होगी, है ना। ये वाला रेंज सभी जिंक ब्लेंड टाइप के सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके एग्जांपल ये लास्ट में लिखे हुए हैं। जिंक ब्लेंड टाइप के सॉलिड और कौन कौन से हो सकते हैं ZnS के अलावा, तो जैसे कॉपर के हैलाइड जो होते हैं CuBr, CuCl, Cui, फ्लोराइड को मत लिखिएगा। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर टू जिंक ब्लेंड ही होता है। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड, सॉलिड स्टेट में इनकी जब पैकिंग देखी जाती है तो वो सेम वैसे ही मिलती है जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जिंक ब्लेंड में। और सिल्वर का एक हैलाइड हम लोगों ने छोड़ दिया था वहां पे रॉक सॉल्ट वाले एग्जांपल में, AgCl AgBr तो लिखाया था लेकिन बोल दिया था एक्सेप्ट AgI, क्योंकि AgI का जो रेडियस रेशियो होता है वो इस रेंज में आ जाता है 0.225 से 0.414 की रेंज में। इसलिए इसमें जो सिल्वर आयन होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई करके कौन से वाइड ऑक्यूपाई करने लगते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना। वो भी अल्टरनेटिव करते हैं, मतलब AgI का जो स्ट्रक्चर देखा जाता है वो जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है। सिल्वर आयोडाइड AgF का क्या होगा? AgF का स्ट्रक्चर, पहली बात तो AgF जो सॉलिड होता है वो बहुत स्टेबल सॉलिड में नहीं आता है। सिल्वर के जो फ्लोराइड होते हैं बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ऐसे सॉलिड जिनका एग्जिस्टेंसी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा जाता है तो उनकी सॉलिड स्टेट में ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करते हम लोग थ्योरी में, है ना, क्योंकि उनमें उनकी पैकिंग बहुत सिस्टमेटिक नहीं होती है। तो फ्लोराइड को इसीलिए छोड़ दिया जाता है ज्यादातर थ्योरी में, क्योंकि फ्लोराइड में एक, अभी जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर टेम्परेचर का फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फंक्शन होता है। तो जैसे AgF रूम टेम्परेचर पता चला कि वो जिंक ब्लेंड टाइप का सॉलिड का स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है, तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया तो वो दूसरा पैकिंग करने लगता है। तो उसमें हम लोग एक फिक्स बात नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए फ्लोराइड को छोड़ के ही बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहा था ना कोई? यस सर। सर जैसे एक बॉडी डायगोनल पे एक ही कैटायन बैठेगा, तो सर अगर उस बॉडी डायगोनल को पीछे एक्सटेंड करें तो सर वो जो उस पे जो दूसरी क्यूब का कॉर्नर होगा सर, उससे तो फिर वो जो कैटायन वो टच नहीं करेगा, तो सर उसके रिस्पेक्ट में फिर 6 कैसे आएगा? नहीं, सर 6 सॉरी नहीं है, 4 4 सर, आएगा। 4 यस सर। सर फिर 4 कैसे आएगा? 4 ऐसे आएगा कि एक क्यूब के कॉर्नर से कितने क्यूब कॉमन होते हैं, 8 होते हैं, और एक कॉर्नर से एक डायगोनल ही पास करता है एक क्यूब के अंदर। आप इसी क्यूब को देख लो तो इस कॉर्नर से एक ही डायगोनल पास हो रहा है ना। इस कॉर्नर हम इसकी बात कर रहे हैं, उसको ना देखो उसको भी देखो तो उससे भी एक ही बात कर रहे हैं। तो एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो चारों बॉडी डायगोनल किसी एक कॉर्नर से एक ही बॉडी डायगोनल पास हो रहा होगा, और उस कॉर्नर पे जो सल्फाइड आयन बैठा होगा, है ना, उसके सराउंडिंग में वैसे तो 8 वो जिंक आयन को टच करना चाहिए, क्योंकि वो 8 बॉडी डायगोनल निकल रहे होंगे, लेकिन 8 में से 4 पे ही जिंक आयन बैठा होगा, क्योंकि हर क्यूब के अंदर जिंक आयन 50% ही प्रेजेंट है, 50% एब्सेंट है। सीधी सीधी कैलकुलेशन सोचो मन में, तो 8 में से 50%, 8 का 50% कर दो, इसका मतलब 4 जगह ही बैठे होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें सोचना ही नहीं कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, ठीक है। चलो, तो ये इसमें ध्यान रखना।
तीसरा जो टाइप बनता है, जो आयनिक सॉलिड में तीसरा टाइप का जो सॉलिड होता है वो होता है सीजियम क्लोराइड टाइप सॉलिड। ये एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है आयनिक सॉलिड की। अब सीजियम क्लोराइड में लेटिस साइड की बात करते हैं कि इसमें कटायन कहाँ पैक होते हैं, एनायन कहाँ पैक होते हैं। तो ये बहुत सिंपल टाइप का है, सबसे आसान और सबसे सिंपल आयनिक सॉलिड यही है सीजियम क्लोराइड। क्यों कह रहे हैं? देखो इसमें क्लोराइड आयन जो होते हैं वो एससीसी पैक्ड होते हैं। एससीसी मतलब सर ओनली पैक्ड एट ईच कॉर्नर, है ना, केवल कॉर्नर पे होते हैं और कहीं नहीं होते। ओनली पैक्ड एट ईच कॉर्नर। तो सीजियम क्लोराइड टाइप सॉलिड में जितने भी सॉलिड आते हैं उनमें एनायन जो होते हैं वो केवल कॉर्नर पे बैठे होते हैं, या उसको टू द पॉइंट आप कह सकते हो कि एससीसी या प्रिमिटिव टाइप की पैकिंग हो रही होती है ना। अच्छा, सीजियम आयन कहाँ बनता है? तो सीजियम आयन काफी बल्कि कटायन होता है। एल्कली मेटल में आपने उतना तो याद ही होगा, सीजियम सबसे नीचे बैठा हुआ है। फ्रांसियम रेडियोएक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो सीजियम सबसे बल्क स्टेबल एल्कली मेटल सबसे बड़े साइज का कटायन है। तो ये छोटे मोटे वायर्ड में आ ही नहीं पाता है ना, वो टीबी उसके लिए सूटेबल वायर्ड है ना। टीबी से थोड़ा बड़ा वायर्ड ओबी होता है, वो भी सूटेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा वायर्ड होता है बॉडी सेंटर वायर्ड, है ना, क्यूब में। वो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है, बॉडी सेंटर में आके बैठ जाता है। और क्यूब के 8 कॉर्नर में क्या बैठे होते हैं? क्लोराइड आयन, और वो 8 क्लोराइड आयन को टच भी कर रहा होता है। ठीक है, बीचों बीच में क्लोराइड सीजियम आयन, और हर एक कॉर्नर में सोचो एक एक क्या बैठा हुआ है? क्लोराइड है ना। जैसे पीसीसी पैकिंग में होता था कि बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर को 8 को टच करता है, लेकिन वहां पे हम लोग सारे एटम सेम रेडियस के मानते थे। यहाँ पे आयनिक सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना है कि सीजियम आयन क्या ऑक्युपाई कर रहा है? ऑक्युपाई बॉडी सेंटर, और इस वायर्ड को बॉडी सेंटर वायर्ड बोल देते हैं। ठीक है, क्यूब के बॉडी सेंटर पे जब कोई कटायन आके बैठता है तो उसी वायर्ड को क्या बोल देते हैं? बॉडी सेंटर वायर्ड। तो सबसे सिंपल टाइप, सबसे इजी पैकिंग है आयनिक सॉलिड में। डायग्राम में अगर देखें तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि कॉर्नर पे पहले तो एक बॉडी डायगोनल बना लो। ठीक है, क्योंकि सारे एटम दिखा पाना पॉसिबल नहीं, केवल एक बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने एटम आ रहे हैं वो हम लोग शो कर देंगे। तो एक इसमें बॉडी डायगोनल बना दिया मैंने, और फिर एक एटम बैठा दो इसके बॉडी सेंटर में, ये सीजियम है। ठीक है, और इस बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 एटम और बैठा दो जो कहाँ होंगे? कॉर्नर पे सिचुएटेड होंगे। और ये कॉर्नर वाले उस बॉडी सेंटर वाले को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बीच वाला एटम जो है वो सीजियम आयन है, और वो कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं वो क्लोराइड आयन। कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन, और बॉडी सेंटर पे जो बैठा है वो सीजियम आयन। ठीक है ना, डायग्राम समझ में आ रहा है? अब इसमें बता सकते हो रिलेशन रेडियस वाला क्या आना चाहिए? अच्छा, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है? कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस A√3/2। हाँ, A√3/2 बिल्कुल सही। और ये किन दोनों के सम के बराबर होगी? 10 + 8। ठीक है, तो ये 2r की जगह हमें r++r- कहना पड़ेगा, क्योंकि एनायन थोड़ा सा बिगर साइज के होते हैं, कैटायन रिलेटिवली छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस एनायन की होगी, कैटायन की, तो यहाँ फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A√3/2। सीजियम क्लोराइड टाइप का अगर सॉलिड पे बेस्ड आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, r++r- इज इक्वल टू A√3/2, है ना। सीजियम आयन जो है वो बॉडी सेंटर वाइड ऑक्युपाई कर रहा है, और क्लोराइड आयन वैसे तो 2 ही दिखाए गए, ऐसे 8 होंगे, हर एक कॉर्नर पे एक बैठा होगा,
और वो सीजियम आयन जो बॉडी सेंटर पे है वो R2 को टच भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन आएगा R प्लस प्लस R माइनस टू A√3 I2। ठीक है, फिर जेड निकाल लेते हैं हम लोग। जेड तो आप ही लोग बता देंगे। बताओ क्लोराइड आयन का जेड कितना कितना होना चाहिए? 1 है ना। एससीसी पैकिंग है। एससीसी पैकिंग में एक कॉर्नर से 1/8 और हर एक कॉर्नर पे बैठा है क्लोराइड आयन, तो नेट जेड हो जाएगा 1। और सीजियम आयन 1 पूरा पूरा बॉडी सेंटर के अंदर ही आ गया है ना। बॉडी सेंटर मतलब क्यूब के अंदर ही आके समा गया है वो, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट भी क्या हो जाएगा? CSCl ही हो जाएगा, मतलब है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला यूनिट सेम ही होगा। हाँ गुड, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट दोनों सेम आ जाता है। सीजियम 1Cl 1 कभी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, वो सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग बताना है। बताओ कि सीजियम आयन कितने क्लोराइड आयन को टच कर रहा है? 8 को टच कर रहा है ना, तो बीच वाला 8। अच्छा, क्लोराइड आयन कितने सीजियम आयन को टच कर रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो मुझे लग रहा है कि एक ही टच कर रहा है, लेकिन ये जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब के लिए कॉमन है। 8 है ना। इस एटम का 8 क्यूब में 1/8 पोर्शन जा रहा होगा और सभी पे बॉडी बैठा होगा। कौन सा? सीजियम आयन। और हर एक क्यूब के अंदर वो जो बैठा हुआ है सीजियम आयन वो सबको टच कर रहा है। अपने क्यूब वाले को तो टच कर रहा है और सराउंडिंग में 7 और होंगे उनको भी टच कर रहा होगा। टोटल 8। इसका मतलब कितना आ गया? 8:8 है ना। सीजियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो 8:8 बन जाता है ना। बोलो समझ में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीजियम क्लोराइड में 8:8 कैसे आ रहा है ना। 1 सीजियम आयन is surrounded by 8 chloride ion as well as 1 chloride ion is also surrounded by 8 सीजियम आयन, है ना। इसीलिए वो 8:8 आ रहा है। क्लियर है? और इसके एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, ये नीचे इधर लिखे हुए साइड में। सीजियम क्लोराइड टाइप सॉलिड में ये आते हैं सभी, है ना। सीजियम का क्लोराइड आ जाता है, ब्रोमाइड आ जाता है, आयोडाइड आ जाता है ना। और थैलियम वैसे एल्कली मेटल में नहीं बैठा हुआ है। बता सकते हो थैलियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्लेस है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक? D ब्लॉक की P ब्लॉक? P ब्लॉक सर, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली P ब्लॉक ना। हाँ ठीक। तो है ना, विनीत ने तो बताया P ब्लॉक। तो थैलियम आपका P ब्लॉक में बैठा है, बोरॉन फैमिली में। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सबसे नीचे है ना। तो थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, इनका भी जो पैकिंग होती है वो सिमिलर कैसी होती है? सीजियम क्लोराइड टाइप की होती है ना। तो इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बस 6 एग्जांपल है। ठीक है ना। तो ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो ये 3 सॉलिड तो आपके मेंस के सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है ना। लेकिन हाँ, सॉलिड्स कट गया। इसका रेडियस रेशियो वही होगा जो जिंक ब्लेंड का, क्योंकि इसमें नहीं, रुक जाओ गड़बड़ बोल दिया। इसमें कटायन कहाँ बैठा हुआ है? अरे भाई कटायन तो बॉडी सेंटर वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और बॉडी सेंटर वाइड में रेडियस रेशियो सबसे लास्ट वाला था। वो कल लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी ना, 0.732 से ज्यादा और 1 से कम। हाँ, तो इसका रेडियस रेशियो लिखना तो लिख लेना। इसका रेडियस रेशियो मतलब सीजियम क्लोराइड टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनका रेडियस रेशियो की रेंज ये होती है। 0.732 से तो ज्यादा होता है, लेकिन 0.99 या 1 भी लिख सकते हो, 1 से कम होता है। ठीक है ना। तो ये
तो ये तीन तो सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में और जेईई बोर्ड के सिलेबस। लेकिन दो सॉलिड ऐसे हैं जो केवल जेईई एडवांस के सिलेबस में, वो मेंस में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भाई एडवांस में तो पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है, तो हम लोग को पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो चौथा सॉलिड कौन सा है? फ्लोराइड, है ना, चौथा टाइप का सॉलिड। अच्छा, ये जो शुरुआत में तीन हम लोगों ने पढ़े हैं, ये तीनों सॉलिड ए बी टाइप के थे। अगर इनको एक जनरल फॉर्मूले से रिकॉग्नाइज किया जाए तो ये ए बी टाइप के थे। जैसे NaCl, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सबका, तो NaCl का Na1Cl1 है ना, जिंक ब्लेंड का Zn1S1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट नहीं, है ना, और सीजियम क्लोराइड का CS1 क्लोराइड 1। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ए बी टाइप। लेकिन अब जो पढ़ने आ रहे हैं वो ए बी टाइप के नहीं है, कोई AB2 टाइप का है या कोई A2B टाइप का है। तो जो ये फ्लोराइड सॉलिड है ये आपका AB2 टाइप का सॉलिड होता है। ये कैसा सॉलिड होता है? AB2। मतलब ये इस सॉलिड को जब वाटर में आप डिसॉल्व करोगे, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन, ये एक कटायन देगा और दो एनायन देगा। जैसे NaCl AB टाइप का है, NaCl पानी में जाएगा तो एक कटायन देगा और एक एनायन देगा, है ना, तो AB टाइप का हो गया। लेकिन ये फ्लोराइड वाले किस टाइप के होते हैं? AB2 टाइप। इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है कैल्शियम फ्लोराइड, CF2। इसका सबसे मेन एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसकी पैकिंग कैसे होती है। तो देखिए इसमें पैकिंग में अभी तक देखो, शुरुआत से तीन जो हम लोगों ने पढ़े उसमें एनायन कहाँ पैक होता था? एनायन मेन लैटिस बनाता था, वो कटायन कहाँ बैठता था? वायर्ड में। इसमें जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा आपको, इसमें जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि इसमें कटायन वायर्ड में नहीं जाएगा, उल्टा एनायन वायर्ड ऑक्युपाई करेगा और कटायन मेन लैटिस बनाता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम आयन जो होते हैं वो FCC पैक होते हैं, इसमें कटायन मेन लैटिस बनाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है कि इनका एनायन छोटा होता है। मतलब टाइप के सॉलिड में एनायन स्मॉलर साइज का होता है और हमेशा स्मॉलर साइज का आयन ही वायर्ड ऑक्युपाई कर सकता है। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन की रेडियस कम होती है कैल्शियम आयन के रिस्पेक्ट में, इसलिए फ्लोराइड आयन रेशियो 1 से बड़ा होता है। नहीं, इनके लिए रेडियस रेशियो का फॉर्मूला ही हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि रेडियस रेशियो की टेबल तो स्टैंडर्ड टेबल है। रेडियस रेशियो तो कभी किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इनके लिए जब रेडियस रेशियो लिखेंगे तो हम लोग न्यूमिनेटर में किसकी रेडियस लिखेंगे? एनायन की, और डिनोमिनेटर क्या करें, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे स्पेशली फॉर फ्लोराइड सॉलिड, क्योंकि इसमें एनायन छोटा है ना। मतलब रेडियस रेशियो की रेंज को तो 1 से कम ही रखना है, चाहे कोई भी आयनिक सॉलिड में। तो यहाँ पे हम लोग वो जनरल फॉर्मूला ही उल्टा करके लिखेंगे, न्यूमिनेटर में छोटा आयन, डिनोमिनेटर में बड़ा आयन। मतलब यहाँ पे कटायन की जगह एनायन लेना पड़ेगा रेडियस, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन कहाँ पे बैठते हैं? तो फ्लोराइड आयन वायर्ड पे बैठते हैं और ये टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्युपाई करते हैं और सारे 100% टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्युपाई करते हैं। जैसे जिंक ब्लेंड में क्या था कि 50% टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्युपाई करते थे, ये 100%, ऑल लिख दिया मैंने, ऑल का मतलब 100%, ठीक है। तो ये पैकिंग होती है फ्लोराइड टाइप सॉल्ट, ठीक है। यहाँ रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे आप सीधे बोल दीजिए कि यहाँ पे रेडियस किसकी कम होती है? रेडियस कम होती है फ्लोराइड आयन, है ना। देख लीजिए रीजन सिंपल है, रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कैल्शियम। इसलिए यहाँ पे अपोजिट टाइप की या इन्वर्टेड टाइप की पैकिंग देखने को मिलती है, या जो आयन छोटा होगा आयनिक सॉलिड में वही वायर्ड ऑक्युपाई करेगा। तो फ्लोराइड आयन छोटे होते हैं कैल्शियम आयन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, फ्लोराइड आयन DB ऑक्युपाई करता है और कैल्शियम आयन FCC पैक होता है, ठीक। बोलो भाई इसके एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल में एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे फ्लोराइड इसी कैटेगरी को बिलोंग कर जाते हैं, ऑल फ्लोराइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे बेरिलियम फ्लोराइड कोई पूछे कैसा पैकिंग है तो बोल देना फ्लोराइड टाइप का पैकिंग है ना। कैल्शियम फ्लोराइड तो इसका मेन एग्जांपल ही है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, स्टोन, ये सब में कॉमन है, इन सभी में इसी टाइप की पैकिंग होती है। कटायन
बिगर होता है वो एफसीसी पैक हो जाता है, एनायन 100% टेट्राहाइड्रल ऑक्यूपाई कर लेते हैं सारे के सारे, ठीक है, कोई मिसिंग नहीं। जेड पूछा जाए तो देखो कैटायन का जेड कितना आएगा, एफसीसी पैकिंग में जेड कितना आता है, 4 वो है ना, कैटायन एफसीसी पैक है। और फ्लोराइड आयन और टेट्राहाइड्रल ऑक्यूपाई कर रहा है तो जेड कितना आएगा, 8 8 8 आएगा, है ना। अगर कोई पूछे इनका फॉर्मूला यूनिट क्या है तो क्या लिखेंगे, जेडन नहीं सॉरी कैल्शियम A4 CA4F8 है ना, ये इसका फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा। बाकी आप कैंसिल करके लिखेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, है ना, CF2 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन फॉर्मूला यूनिट पूछे तो यही बताना है, फिर वो कैंसिल मत करना। अच्छा रिलेशन बता दो भाई R+R-A में, तो इसमें रिलेशन कैसा आएगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 एटम दिखाए, एक बड़कू एक छुटकू, ठीक है, छुटकू वाला कौन सा होगा, फ्लोराइड है ना, यहाँ एनायन छोटा है, बड़कू वाला कैल्शियम, और कैल्शियम कहाँ पैक है, एफसीसी पैक है, एफसीसी में कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर में भी। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया है ये कॉर्नर वाला है, ये मान के चल रहे हैं कि ये कहाँ पे पैक है, क्यूब के कॉर्नर पे, और कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल ये पास कराया है मैंने, और उसके A√3/4 पे हमें मिल गया किसका सेंटर, टेट्राहाइड्रल वायर्ड का सेंटर, क्योंकि टेट्राहाइड्रल वायर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है फ्लोराइड। तो ये कॉर्नर से फ्लोराइड आयन का सेंटर कितनी दूरी पे होगा, A√3/4 पे होगा, और ये दोनों कैटायन आयन टच भी कर रहे होंगे, है ना। ये बड़ी वाली रेडियस यहाँ कैटायन की हो जाएगी, नहीं हाँ कैटायन बड़ा है ना यहाँ पे, हाँ तो ये बड़ी वाली रेडियस कैटायन की हो जाएगी, छोटी वाली एनायन की हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का सम अभी भी कितना आ रहा होगा, R++R- कितना आ रहा होगा, A√3। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें तो ये ऐसा ही फॉर्मूला जिंक ब्लेंड वाले सॉलिड में बन रहा था, मतलब ये वाला रिलेशन एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है जैसा जिंक ब्लेंड सॉलिड में बन रहा है। अगर देखो ना वहां पे फ्लोराइड की जगह जिंक आयन था, सल्फाइड आयन कॉर्नर में बैठे हुए है ना, बस वहां पे सारे जिंक आयन 100% टीवी नहीं ऑक्यूपाई कर रहे थे, 50%। यहाँ पे हर टीवी पे बैठा होगा फ्लोराइड, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, तो इसको याद करने का मैंने एक सिंपल तरीका निकाला है। क्योंकि देखो अब जितने ये आगे शुरुआत के 3 में तो सेम आ रहा था, जैसे 6:6 आ रहा था, कैटायन आयन के सेम आ रहा था ना नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिंक में 4:4 आ रहा था। अब वो सेम नहीं आएगा, कैटायन के लिए अलग नंबर, एनायन के लिए अलग नंबर। तो उसको मैंने याद करने का तरीका ये बताया था, देखो मतलब ये ऐसे बना सकते हो कि जेड आप निकाल ही लोगे। अगर आपको पैकिंग का आइडिया है कि कैल्शियम आयन एफसीसी पैक है, तो एफसीसी पैकिंग में जेड कितना आएगा 4, और फ्लोराइड 100% टीवी ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो 8, और जो रेशियो आ रहा है जेड का कैटायन एनायन के स्पेक्ट में, उसको इन्वर्ट कर दो, उसको उल्टा कर दो, वो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो हो जाएगा। जेड का रेशियो आ रहा है 4:8, तो इसी का उल्टा करके लिख दो तो आएगा ये 8:4। अभी इसको एक्सप्लेन भी कर दें कैसे आ रहा है, लेकिन अगर आपको तुरंत रिकॉल करना है या भूल गए एग्जाम में तो ऐसे आप समझ सकते हो, क्योंकि लैटिस साइड अगर आपको पता है तो बिना स्ट्रक्चर सोचे आप बता सकते हो, जैसे उल्टा आ रहा है 8:4। अब अगर आपको सोचना है समझना है कि आया कैसे, तो आप ऐसे देखो, इसमें टीवी कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एनायन की कैटायन, टीवी ऑक्यूपाई कर रहा है फ्लोराइड एनायन, और टेट्राहेड्रल वायर्ड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी आयन अगर टीवी पे बैठेगा तो 4 बड़े एटम से सराउंडेड होगा। इसका मतलब टीवी पे बैठा एनायन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या आता है 4, है ना। मतलब एक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन सराउंड करते हैं, और टीवी इसका क्या है, एनायन है, सॉरी फ्लोराइड है इसका एनायन है। तो बाद वाला 4 हो गया तो पहले वाला 8 कर दो, अपोजिट ही आना है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो।
तो 8:4 है ना। टीवी के रिस्पेक्ट में पकड़ना आसान होता है, क्योंकि टीवी पे कोई भी बैठा हो, कैटायन या एनायन, कोऑर्डिनेशन में हमेशा 4 आता है। टीवी पे बैठे हुए आयन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 ही आएगा, है ना। बोलो भाई क्या हो गया, थकान हो गई। अच्छा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड का जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर होता है, इसको एंटी फ्लोराइड नाम दे दिया जाता है ना, एंटी फ्लोराइड। रेडियस रेशियो बताइए, ये तो आप लोग बता सकते हो। रेडियस रेशियो के लिए क्या देखना पड़ता है, सबसे मेन बात कि वायर्ड जो भी आयन वायर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है वो किस टाइप का वायर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वायर्ड। और टेट्राहेड्रल वायर्ड की रेंज लिख दो, बस ध्यान रखना कि फॉर्मूले में ऊपर लिखना R- और नीचे लिखना R+, और इसकी रेंज वही रहेगी टीवी वाली रेंज। टीवी में रेंज थी 0.225 से 0.41, तो ये लिखना बस। इसमें फॉर्मूले में न्यूमरेटर में R- लिखेगा, है ना, नहीं तो फिर वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। और रेडियस रेशियो हमेशा फ्रैक्शनल होगा, ठीक है। रेडियस रेशियो नेवर एक्सीड 1 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें वो जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को उल्टा करते हैं फ्रैक्शनल लाने के लिए, ठीक है। तो ये यही लिख लीजिए। उसमें तो वायर्ड का टाइप पता हो तो आप लिख सकते हैं। एंटी फ्लो है, नहीं, इसी के आगे लिख लो। ये कौन सा नंबर था, 4, तो ये 5 हो गया। ये नेक्स्ट टाइप है, ये नेक्स्ट टाइप का सॉलिड है एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर फ्लोराइड का जस्ट इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होता है। एंटी वर्ड का मतलब ही अपोजिट होता है वैसे भी, तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, इट इज द इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड सॉलिड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एक्चुअली फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होता है ना। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड। एल्कली मेटल के ऑक्साइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं, और ये अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो A2B टाइप के सॉलिड होते हैं। A2B टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो, है ना, ऑक्साइड, एल्कली मेटल के ऑक्साइड में एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। इनकी पैकिंग अगर देखो ऊपर वाला आपको याद है तो उसी का जस्ट उल्टा बोल रहा है, जस्ट अपोजिट बातें बोल रहे हैं, है ना। देखो ऊपर फ्लोराइड स्ट्रक्चर में हमने कैटायन को कहाँ पैक किया था, FCC, एनायन को टीवी में। अब इसी को आप इसी पॉइंट को रिवर्स कर दीजिएगा। इसमें एंटी फ्लोराइड में कैटायन हो जाएगा सोडियम आयन, वो ऑक्यूपाई करेगा सारे टीवी 100%, और जो एनायन है ऑक्साइड आयन वो कहाँ पे पैक हो जाएंगे, FCC। फिर से एनायन बड़ा हो गया, बस वो यही वाला एग्जाम, फ्लोराइड में ही कैटायन छोटा, एनायन छोटा होता है, अदरवाइज एनायन हर एक आयनिक सॉलिड में बिगर ही होता है, ठीक है। तो अब से फिर से वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल में एल्कली मेटल के सारे ऑक्साइड आ जाते हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्यूरियम, सीजियम भी आ जाएगा, लिखा नहीं हुआ, ठीक है। और इन सभी में ऑक्साइड आयन कैसा होता है, FCC पैक होता है ना। ये जस्ट अपोजिट आपको लग रहा होगा, है ना। और इसमें कैटायन छोटा होता है और वो 100% टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जो पैकिंग कैटायन एनायन की फ्लोराइड में थी, जस्ट उसकी इन्वर्टेड पैकिंग एंटी फ्लोराइड में देखी जाती है। इसी बेसिस पे इसको एंटी फ्लोराइड नाम दे दिया जाता है ना, इसीलिए इसको ये नाम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड की पैकिंग फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट होती है, तो इनकी हर बात अपोजिट हो जाएगी, मतलब इनका जेड भी अपोजिट हो जाएगा, है ना। अच्छा, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला नहीं, ये जो कैटायन और एनायन की रेडियस का फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, ये नहीं अपोजिट होगा, है ना। ये थोड़ी ना अपोजिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे बैठ रहा था फ्लोराइड है, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ फ्लोराइड। अब इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, अगर सपोज कि यहाँ बैठा दो छुटकू, यहाँ बड़कू, तो अब रिलेशन तो अभी वही आएगा ना, R+ + R- क्या हो जाएगा, A√8 हो ही आएगा। अगर दोनों एक पोजीशन इंटरचेंज कर दें कैटायन एनायन,
तो फॉर्मूला वही रहता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला रिवर्स हो जाए, वो कितना आ जाएगा 4:8। ठीक है सर हाँ बोलो बेटा। सर ये वाटर इनमें से किस में आएगा, कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होगा? वाटर आयनिक होता है क्या? नो सर। वाटर आयनिक सॉलिड नहीं होता, और हम लोग ये पैकिंग आयनिक सॉलिड के लिए पढ़ा है, तो वाटर तो इनमें से किसी में नहीं आएगा भाई, है ना, क्योंकि ये जितनी भी पैकिंग पढ़ रहे हैं हम लोग आयनिक सॉलिड के लिए ना। वाटर तो वाटर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन जो कर लेते हैं जितना आप लोग पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, देखो एक ये रिलेशन है छोटा सा, ये लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर, आयनिक सॉलिड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। और कैसे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि प्रेशर के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो देखा गया है आयनिक सॉलिड के लिए, कि आयनिक सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ाते 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 एक ऐसा टेम्परेचर भी आ जाता है कि उसका कोऑर्डिनेशन, मान लो कि NaCl टाइप का कोई सॉलिड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका कोऑर्डिनेशन का 6:6 से घट के क्या हो जाएगा, 4:4 हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेस, लेकिन प्रेशर बढ़ाने में उल्टा होता है ना, प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कोई 6:6 टाइप का, मान लो कोई रॉक सॉल्ट टाइप का सॉलिड है, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी उसमें प्रोबेबिलिटी इस बात की सबसे ज्यादा है कि किसी न किसी एक टेम्परेचर पे तो ऐसा होगा ही कि वो उसका कोऑर्डिनेशन को 4:4 पहुंच जाएगा। कि पहले एक कटायन को 6 एनायन सराउंड कर रहे थे, लेकिन किसी एक टेम्परेचर पे एक कटायन को 4 एनायन ही सराउंड कर रहे होंगे, एंड वाइस वर्सा, एनायन के रिस्पेक्ट में सेम है। लेकिन प्रेशर बढ़ाने में उल्टा होगा। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा कि वो आयन पास पास आना चाहिए, ऐसे समझो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पैकिंग और क्लोज होगी। तो पहले एक कटायन को 6 एनायन सराउंड कर रहे थे, प्रेशर बढ़ाया आपने तो वो और जो जगह बची हुई है उसमें थोड़ा सा वो और पास पास आए, तो वो पता चला कि एक कटायन को 8 एनायन सराउंड करने लगे किसी बहुत हाई प्रेशर पे, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो गया सॉलिड। तो प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। अच्छा, कोई मुझसे ये ना पूछ देना कि भैया 6:6 से घट के 5:5 क्यों नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया का आयनिक सॉलिड नहीं होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑड में आए। 5:5, 7:7, 5:7 टाइप का कोई बनता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए थ्योरी में उनकी बातें होती नहीं। 6:6 से घटेगा तो 4:4 पे रुकेगा वो, ठीक है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह। अच्छा, ये जल्दी से चलो जिससे पूछो वो बताएगा। पहला वाला E3 कौन बताएगा? आदित्य बताएगा, आदित्य आओ। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर को अगर हमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर से डिराइव करना तो कैसे डिराइव होगा? ठीक वाला, बहुत बढ़िया। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर डिराइव हो जाएगा फ्लोराइड से अगर हम लोग कटायन एनायन की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, है ना, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कटायन एनायन। ठीक है, क्लियर है? बोलो। अच्छा, नबील बताएगा ये वाला को। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयन, जिंक ब्लेंड में जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। बहुत बढ़िया। जिंक ब्लेंड में 4:4 होता है, कटायन के रिस्पेक्ट में केवल पूछ रहा है तो 4 बोल देंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, आप बताओ बेटा, E5 बताओ। स्ट्रोंशियम क्लोराइड हैज ए फ्लोराइड स्ट्रक्चर, which of the following statement is true about the structure of strontium chloride? पढ़ो जरा, तो बताओ कौन सा सही है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कह रहा है कि फ्लोराइड जैसा है, तो कौन सी बात सही होगी? स्ट्रोंशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। बी मतलब बॉम्बे है ना। देखो, फ्लोराइड में इतना ध्यान रखना कि कटायन जो छोटा था वो बड़ा हो गया है,
और एनायन छोटा हो गया, उल्टा सीन होता है, क्लोराइड में हमेशा उल्टा समझना है। तो इसमें क्लोराइड आयन, इसमें छोटा आयन होगा क्लोराइड आयन, और वो वाइड ऑक्युपाई करेगा, मतलब क्लोराइड आयन और टीवी ऑक्युपाई करना चाहिए। तो क्या बी में उसने ऐसा बोला हुआ है, स्ट्रोंशियम आयन आर इन एफसीसी पैक। अच्छा, उसने स्ट्रोंशियम आयन के लिए कह दिया एफसीसी पैक, तो सही है, स्ट्रोंशियम आयन बढ़तु होता है, तो एफसीसी पैक, और क्लोराइड आयन आपका टीवी ऑक्युपाई करता है ना। बाकी में देख लें, बाकी कोई और तो नहीं, दोनों के लिए तो नहीं बोल दिया किसी ने, नहीं पहला तो गलती है, तीसरा भी गलती है। ईच स्ट्रोंशियम आयन एट कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, स्ट्रोंशियम आयन कॉर्नर पे है टेट्राहेड्रॉन पे ना, वो तो टीवी ऑक्युपाई कर रहा है ना, गलत हो गया। ठीक है, बी सही, क्लियर है। बोलो भाई, अगर 2 मिनट दो तो एक ये बच्चा इसको कमी कर देगा। स्पाइनल स्ट्रक्चर, सर जरा क्वेश्चन बात चलो अच्छा, ये मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। अगली क्लास से मैं पढ़ाऊंगा ये डिफेक्ट्स, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, आप नोट कर लेना, आसान है, नहीं समझ में आया तो पढ़ा भी देंगे। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा डिफेक्ट, और ये प्योर थ्योरी वाला पार्ट है। अभी तक तो बीच बीच में न्यूमेरिकल थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल, ये भरपूर भयानक थ्योरी है, और इसका मैं अभी आपको भेज दूंगा पीडीएफ। आप लोग कृपा करके सभी लोग ऑफलाइन आ रहे हैं वो और ऑनलाइन, इसका निकाल लेना 4-5 पन्ने का प्रिंट आउट, पूरा नहीं भेजूंगा मैं, डिफेक्ट्स वाला भेज दूंगा आज आपको, वो आज वाला तो भेज दूंगा, इसके अलावा ये अलग भेजूंगा। तो जहां से डिफेक्ट वाला भेजू उसका प्रिंट आउट ले लेना, अगली क्लास में ये लेके बैठ जाना, क्योंकि नहीं तो लिखोगे तो कितना लिखोगे, देखो भयानक थ्योरी है, इसको इसमें समझने वाला ज्यादा है, आपके सामने रहेगा तो मैं समझाता रहूंगा, उसी में कहीं कुछ जगह छोटी होगी वो सब फिल कर लेना आप लोग, है ना, तो कम समय में हो जाएगा। और लिखाने बैठूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो यही लास्ट टॉपिक है, अगली क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। डिफेक्ट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है हम लोग को, है ना। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। क्वेश्चन दिखा दे तो मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, आप नोट सर बस एक नोट करना है। हाँ सर बस थोड़ा सा नोट करना है, रह गया था। अच्छा कल नोट, ठीक है, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। हाँ ये करवा लेना, उसमें क्या होगा, लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप कहोगे सर रुक जाओ, तो फिर बहुत सारा नोट करोगे तो फिर समझोगे क्या, थोड़ा बहुत नोट करने में तो चल जाता है, पूरा पैराग्राफ नोट करोगे, ठीक है, तो उसमें समझ लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है।